नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना टॉपिक चल रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसकी 4th क्लास को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की लास्ट क्लास है। इसमें हम सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल मेजर्स को देखेंगे, ABC, वेड, सेड और FSN। साथ ही हम ट्रेडिशनल टेक्निक के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक आपने जो देखा उसमें हमने जाना कि EOQ क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है और स्टॉक लेवल्स कैसे डिसाइड होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे ABC, वेड, सेड, FSN और ट्रेडिशनल टेक्निक और मॉडल MCQs को हम देखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो पीछे की बात करें तो यहाँ तक हमने 3 क्लास को डिस्कस कर लिया है। जस्ट प्रीवियस क्लास है हमारी स्टॉक लेवल्स कैसे डिसाइड होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर उन क्लास को देखिए, क्योंकि एक सीरीज़ की यदि आप सारी क्लासेस देखते हो तो वो टॉपिक आपका 360 पे क्लियर हो जाता है। बात करते हैं आज की क्लास की। हमने टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल की हम बात कर रहे थे। मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं और होती है ट्रेडिशनल टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक में EOQ, रीऑर्डर पॉइंट, स्टॉक लेवल्स और सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल्स। आज की क्लास हमारी है सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल और ट्रेडिशनल टेक्निक की। इसमें हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में हम देखेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक्स को। बहुत छोटी सी क्लास है, देख लेते हैं सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल्स। अब सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल्स में क्या होता है दोस्तों, कि हमारे पास जो हमारे आइटम्स है, यानी जो हमारा सामान है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं अलग अलग कैटेगरी में और उनको देखते हैं कि किस कैटेगरी का आइटम किस तरीके का है, किस कैटेगरी का आइटम किस तरीके का है, हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए और हम किसके लिए थोड़े से इजी हो सकते हैं। आप जैसे क्या करते हो, आप कभी हार्डवेयर की दुकान पे जाओ, हार्डवेयर की दुकान में आप जाओगे तो इधर एक बॉक्स लगा होता है जिसमें डब्बे होते हैं, डब्बों में कीलें पड़ी रहती है कई तरह की, ऐसे खूब सारी। एक आध कील अगर खो भी जाए, गिर भी जाए, तो क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल होता है? क्या नहीं होता। इसका मतलब कीलों पे थोड़ा सा कम कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं अगर कोई बड़ी बड़ी जो टोटीज है या फिर नल है, महंगे नल है, फिल्टर्स है, वो एक अलग जगह पे डेकोरेटेड होते हैं। तो अगर एक नल भी ख़राब हो गया तो कील के मुकाबले वह नल बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तो इस तरीके से नल को अलग कैटेगराइज कर दिया, किलो को अलग कैटेगराइज कर लिया। तो हम जानते हैं सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल्स में पहला देखते हैं ABC एनालिसिस। ABC का पूरा नाम ध्यान रखना, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। कई बार तो सिर्फ एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है ABC की फुल फॉर्म, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल, इस तरीके के। तो वहाँ कन्फ्यूज हमें नहीं होना है। इसमें क्या किया जाता है, सामान की कैटेगरी बना दी जाती है ABC, जिसमें वैल्यू यानी कि एक कैटेगरी का सामान क्वांटिटी में तो पूरे स्टॉक में कितना परसेंट है, 5 से 10% है। लेकिन अगर वैल्यू की बात करें तो अकेला ये सामान ही 70 से 80% की वैल्यू रखता है। और B कैटेगरी में क्वांटिटी जिसकी 20 से 30% होती है और उसकी वैल्यू भी स्टॉक में 20 से 25% ही होती है। C कैटेगरी का सामान क्वांटिटी में तो सबसे ज़्यादा होता है, बट वैल्यू में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो जिनकी वैल्यू स्टॉक में ज़्यादा होती है उन पर हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है। B वाले सामान पे मॉडरेट रहता है और C वाले पे थोड़ा कम कंट्रोल रहता है। तो इस एनालिसिस को हम बोलते हैं ABC एनालिसिस। ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन थ्योरीज पर बेस्ड मेथड है और स्टॉक को वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करता है, अलग अलग कैटेगरी में या क्लास में डिवाइड करता है। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा, विच मेथड इज़ बेस्ड ऑन दी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन थ्योरी। और इसमें कई तरह के ऑप्शन होंगे, ABC ऑप्शन होगा, SED होगा, VED होगा, FSN होगा। तो अब हमारे माइंड में इनके फुल फॉर्म तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कौन सा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे था। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप करियर एजुनेस्ट के साथ हो। यहाँ पर हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह क्लासें प्रोवाइड करवाते हैं। जिस टॉपिक को आप देख रहे हो उसका एसेंस आपको पता होना चाहिए। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पे, यानी इन पे एक्सेप्शनली ही कंट्रोल किया जाएगा, ज़्यादा फोकस किन पे होगा, ए कैटेगरी पे होगा। ये कौन सा एनालिसिस हुआ, ABC एनालिसिस हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपने पास है वेड एनालिसिस। वेड का पूरा नाम होता है वाइटल, असेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, असेंशियल का मतलब जो ज़रूरी हो, यानी जिनके बिना काम हो नहीं सकता बट काम निकाला जा सकता है, और डिजायरेबल वांछनीय पुर्जे, यानी जिनकी ज़रूरत तो होती ही है। तो इनमें जो वाइटल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन पे बहुत ज़्यादा
फोकस रहता है, इन पे भी रहता है, इन पे थोड़ा सा लिबरल भी रहा जा सकता है, तो इसको बोलते हैं वेड एनालिसिस। बात करते हैं सेड एनालिसिस की। सेड में इसका नाम देख लेते हैं, स्केयर, डिफ़िकल्ट और इजी। यानी जो हमारा आइटम हम यूज कर रहे हैं, यानी जो मशीनरीज पे हम आइटम यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ पार्ट तो ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा स्केयर होते हैं, जो कि इजीली हर कहीं मिलता ही नहीं है। कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जिसको अगर ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे ऑन द स्पॉट इजीली नहीं मिलेगा। और कुछ चीज़ें बहुत सुलभ होती है, किसी भी दुकान पे चले जाओ आपको मिल ही जाएगी। यानी कई बार हम कहते हैं, जैसे आप सीकर में आपका प्लांट है, सीकर में आप काम कर रहे हो, तो आपके प्लांट में एक सामान ऐसा है जो सीधा कहाँ से आएगा, बेंगलोर से ही आएगा, आसपास कहीं मिलता ही नहीं है। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, स्केयर हो गया, उसका बहुत अच्छे से केयरिंग करनी पड़ेगी। कुछ सामान ऐसा भी है जो आसपास जयपुर, दिल्ली भी मिल जाएगा, जयपुर भी मिल जाएगा, और अगर आप सीकर में भी ढूंढने चाहोगे तो सीकर में भी कोई एक दुकान पे आपको मिल सकता है, तो वो सामान हो गया आपको दुष्कर। और एक सामान ऐसा होगा जो सीकर की हर एक दूसरी दुकान पे आपको मिल जाएगा, तो वह हो गया एकदम सुलभ हो गया, ईजी हो गया। तो जो सुलभ है उन पे थोड़ा सा कम कंट्रोल किया जा सकता है, बट जो स्केयर है उनको बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है। इसको बोलते हैं सेड एनालिसिस। यानी स्टॉक की मदों को अवेलेबिलिटी के बेस पर क्लासिफाइड किया जाता है कि कौन सी वैल्यू कितनी ज़्यादा अवेलेबल है। जो इजीली अवेलेबल है, जैसे मान लो मैं इसको खाने पीने के सामान पे लेके आऊँ, तो जैसे मैगी है, मैगी आप मुँह उठा के कहीं भी जाओगे हर दुकान पे आपको मिल जाएगी, मिली हुई है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्या है, ईजी है। वहीं कोई आप ऐसी चीज़ मांगो जो आपको यहाँ मिल ही नहीं रही, तो वो क्या हो जाएगी, स्केयर हो जाएगी। आपको दुकान वाले कहेंगे भाई साहब ये तो हमारे पास नहीं है, ये तो हमारे पास नहीं है। तो आप उनका बंदोबस्त अपने अकॉर्डिंग करके लाओगे। जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो घूमने में ये कई बार होता है, कोई चीज़ें सुलभ होती है तो कई चीज़ें बहुत ज़्यादा स्केयर होती है, वैसा ही स्टॉक के साथ होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो FSN का पूरा नाम देख लेते हैं, फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग। फास्ट मतलब जल्दी ही गतिशील, धीरे गतिशील और अगतिशील। यानी आपके स्टॉक में 3 तरीके का आइटम होता है। एक तो ऐसा जो जल्दी खत्म हो जाता है, दैट इज फास्ट मूविंग आइटम। एक ऐसा होता है जो खत्म होता है लेकिन उसको बहुत टाइम लगता है, स्लोली चलता है। और एक ऐसा भी स्टॉक होता है जो कभी मूविंग होता ही नहीं, नॉन मूविंग होता है। जैसे आप किसी कपड़ों की दुकान पे जाते हो, तो बाहर जो अपनी कपड़ों की दुकान में जो छोटी छोटी डमी लटका के रखता है, उनको जो कपड़े पहना के रखता है, वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, नॉन मूविंग जैसा आइटम होता है। ठीक है, ख़राब हो गए, कई सालों तक उन्होंने टांगे हुए हैं तो वो ख़राब हो गए। वहाँ पे आप वहीं शोरूम में जाते हो तो डम्मी की डिस्प्ले में देखते हो वह बहुत लेटेस्ट अराइवल चीज़ें उसमें यूज करता है, तो उसके लिए वो फास्ट हो गया क्योंकि उसने डिस्प्ले किया और वो जल्दी सेल आउट हो जाएगा। तो आपके स्टॉक में बहुत बार ऐसी चीज़ें भी पड़ी रहती है जो कई लंबे टाइम तक पड़ी रहती है, बिकती ही नहीं है, यूज भी नहीं आती। उन पर थोड़ा सा आपका कम कंट्रोल रहेगा, और जो फास्ट जल्दी ख़त्म हो जाती है उन पर आपको ऑर्डर जल्दी देना पड़ेगा, उनको आपको बहुत जल्दी ध्यान में रखना होगा। तो स्टॉक की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, गतिशीलता के अकॉर्डिंग इस क्लासिफाइड को किया जाता है, दैट इज FSN एनालिसिस। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक में इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो, यानी जिसको हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस में आपने इसको खूब पढ़ा है, जिसमें आप स्पेशल बात करेंगे स्टॉक रेशियो की। यानी रेशियो एनालिसिस का यूज इन्वेंट्री कंट्रोल में गाइड करने का काम होता है, जो कि इस तरीके का है, जिसमें हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक वेलोसिटी, मटेरियल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेशियो ऑफ इन्वेंट्री टू करंट असेट्स, स्लो मूविंग स्टॉक टू टोटल इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। यानी कि कहने का मतलब स्टॉक से रिलेटेड जितने भी रेशियो है वो एक इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो के तौर पे जाने जाते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि कई लंबे टाइम से यूज होता आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट, टू बिन सिस्टम। ये बहुत ही ट्रेडिशनल सा ही है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है। आप एक चीज़ बताओ, आप जिस गांव में रहते हो वहाँ पे कोई दुकान है, तो दुकान वाला बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ जैसा ही है, बहुत कम पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पे सामान कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है? क्या उसने इन्वेंट्री कंट्रोल को पढ़ा हुआ है? नहीं, फिर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको समझते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल वह चीनी बेचता है, चीनी है, चीनी की वो एक बार में 1 बोरी मंगवाता है, किसी गांव की दुकान की बात कर रहा हूँ, एक बार में 1 बोरी मंगवाता है, और वह कभी शहर जाता है तो शहर से वह चीनी की बोरी लेके आता है। तो उसको कब शहर जाना है, कब वह बोरी लाएगा, इसको वह कैसे आइडिया लगाएगा? वह एक्सपीरियंस करेगा कि रोज़ उसकी कितनी चीनी सेल आउट हो रही है, कितनी चीनी की सेल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल रोज़ उसकी
ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो रोज़ उसकी 10 केजी चीनी सेल आउट हो रही है। और वह हर वीकेंड पे कहाँ जाता है, शहर जाता है। और उसको वह शहर जाएगा तो एक दिन उसको लगेगा शहर जाने में, और ऑर्डर को लेने में भी उसको 2 दिन लगेंगे। यानी वीकेंड पे उसने यानी टेलीफोन करके कहना है कि 1 बोरी चीनी की भिजवा दो, और ऑर्डर आने में 2 दिन उसको लगेंगे। तो एक दिन में वह कितना यूज में ले रहा है, 10 केजी। दूसरे दिन 2 दिन में उसको ऑर्डर मिलेगा, तो वह क्या करेगा, अपने यहाँ पे 2 बिन रखेगा। बिन का मतलब हो गया 2 स्टोर रखेगा। जैसे बोरी आएगी इसमें डाल देगा, ठीक है, और इसमें डाल देगा ऑर्डर मिलने वाले टाइम तक का आइटम। यानी कि 3 दिन का उसने सामान डाल दिया 10 केजी के हिसाब से, 30 किलो उसने इधर चीनी डाल दी, इसमें पूरी 30 किलो इधर डाल दी और 70 किलो इधर डाल दी। तो जब वह रेगुलर सेलिंग कर रहा होगा तो वह इस बिन से बेच रहा होगा। जैसे इस बिन का सामान ख़त्म हुआ, वह क्या कर देगा, फ़ोन करेगा और भाई साहब को कह देगा कि भाई साहब ऑर्डर ले लो, हमें 1 बोरी चीनी भेज दो। तो ये बिन पूरा खाली होने के बाद उसने ऑर्डर कर दिया, उसको कोई दिमाग नहीं लगाना था। जैसे ये डब्बा खाली होगा उसको ऑर्डर देना है, और जैसे ही ऑर्डर आएगा तब तक वह इस दूसरे डब्बे से क्या करेगा, सामान बेचता रहेगा। और इस डब्बे पे भी उसने क्या कर रखा है, निशान लगा रखा है कि इतने से इतना टाइम तो ऑर्डर आने तक का है। इसके बाद यहाँ पे उसने डेंजर स्टॉक लिख रखा है, डेंजर स्टॉक। अगर ऑर्डर फिर भी कभी लेट हो जाता है तो उसको बिना को सोचे समझे शहर जाना पड़ेगा और ऑन द स्पॉट ऑर्डर लेके आना ही पड़ेगा कि ये वो स्टॉक है जहाँ पर आपका ऑर्डर हर हाल में आपके पास आ जाना चाहिए। तो इस तरीके की वह 2 डब्बे रखता है। एक डब्बा खाली होने के बाद वह ऑर्डर कर देता है, जब तक ऑर्डर आता है दूसरे डब्बे में से सामान यूज में हो रहा होता है। ये होता है 2 बिन सिस्टम। ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत लंबे टाइम से यूज आ रहा है। इस मेथड में स्टॉक की सभी मदों को 2 बिन में स्टोर किया जाता है। पहले बिन में करंट नीड्स को पूरा करने के लिए होती है, और दूसरी जो है वो लीड टाइम का बोलते हैं लीड टाइम को वेटिंग पीरियड बोलते हैं। वेटिंग पीरियड किसका, ऑर्डर का, यानी ऑर्डर कितने दिन में आ जाएगा। जैसे ही पहला बिन खाली होता है ऑर्डर दे दिया जाता है, और ऑर्डर मिलने तक दूसरे बिन का स्टॉक को यूज किया जाता है, स्टॉक को यूज किया जाता है। तो ये था 2 बिन सिस्टम। बात करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, रोज एक बंदा गोडाउन में जाएगा और वो वहाँ पे काउंट करेगा कितना सामान बचा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर वह क्या करेगा, रीऑर्डर करेगा। तो इस मेथड में क्या मेन पर्पज क्या है, एनी टाइम स्टॉक की हर एक आइटम की क्वांटिटी को और वैल्यू को क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है। और इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन साथ साथ पैरेलली चलता रहता है, और ये एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेक्निक है, क्योंकि रोज़ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना होता है, रोज़ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो इसमें टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है, तो बहुत ज़्यादा ये ठीक नहीं है। पीरियडिक ऑर्डर सिस्टम में क्या होगा, एक पीरियड के बाद आपको क्या करना होगा, ऑर्डर प्लेस करते हो। जैसे मान लो आप हर संडे को ऑर्डर प्लेस करते हो, हर संडे को आप क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। तो जैसे ही संडे आएगा आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे, इसमें ज़्यादा आपको विचार नहीं करना होगा। यानी एक टाइम गैप के बाद आपको, रेगुलर टाइम गैप के बाद आप क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस देते हो। इसमें स्टॉक का एक सर्टेन टाइम गैप से एनालिसिस किया जाता है, उस दौरान ही स्टॉक के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है। या यूँ कहे, आप हर वीक में अपनी गोडाउन में जाते हो और चेक करते हो कि कितना सामान पड़ा है, और जैसे आप गोडाउन में जाते हो आप क्या दे देते हो, ऑर्डर प्लेस कर देते हो, एक टाइम गैप जिसमें सर्टेन होता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी ईओक्यू क्या है। ईओक्यू क्या है, तो हमने बताया है ईओक्यू वो ऑर्डर की साइज है जिसमें हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और हमारी केयरिंग कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम, यानी कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर, क्या ऑर्डर की कॉस्ट ईओक्यू है, नहीं, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ स्टॉक, क्या वो ईओक्यू है, नहीं। क्या रीऑर्डर लेवल को ईओक्यू कहते हैं, नहीं। हम बोलते हैं ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, यानी हमारी जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम होती है, जो साइज हमारे लिए सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम होती है, उस साइज को हम क्या कहते हैं, ईओक्यू कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला क्वांटिटी अपॉन 2 इज यूज्ड टू कंप्यूट दी, यानी क्वांटिटी अपॉन 2, इसको हम क्या कंप्यूट करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के यूज करते हैं। क्या ये ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए तो हमने एनुअल रिक्वायरमेंट को
ऑर्डर क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं और ऑर्डर कॉस्ट से इंटू करते हैं, तब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। कैरिंग कॉस्ट को कैसे करते हैं, ऑर्डरिंग क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करेंगे और कैरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारी कौन सी कॉस्ट आएगी, कैरिंग कॉस्ट। तो क्वांटिटी डिवाइड बाई 2 ये किसके लिए होता है, कैरिंग कॉस्ट को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग होती है, यानी एक ऑप्शन के बदले हमने दूसरे ऑप्शन को सेक्रीफाइस किया, वो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पर आपको दूसरा ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं कैरिंग कॉस्ट के लिए और इसके लिए ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। इस तरीके के क्वेश्चन है। यदि आपको एमसीक्यू चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जिसमें नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हम सारे क्वेश्चंस की एक सीरीज़ यहाँ पे लेके आएंगे, तो वो भी हम आपकी रिकमेंडेशन पे, आपको अगर नीड है तो हम ज़रूर वो लेके आएंगे। करियर एजुनेस्ट के साथ आप बने रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में। अगर आपको कोई भी नोट्स, स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें, जहाँ पर इजीली आपको स्टडी मटेरियल के टैब में सारे नोट्स मिल जाएंगे, वो भी अलग अलग फोल्डर वाइज। जल्द ही मुलाकात होगी। देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। धन्यवाद।